हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एथीज। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, क्लास 8th एनसीईआरटी पॉलिटी का। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ मार्जिनलाइजेशन की जो हमारी कम्युनिटी है उसके कुछ लोग मार्जिनलाइज्ड हैं। तो आज हम उसी के आगे फॉरवर्ड करेंगे कि कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है। हमें देखते हैं कि जैसे भी हमने पिछले चैप्टर की भी बात की है, उसमें क्या देखा था हमने कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, इनइक्वालिटी फेस करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव फेस करते हैं। दो पावरलेस सच ग्रुप्स हैव फॉट, प्रोटेस्टेड एंड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट बीइंग एक्सक्लूडेड और डोमिनेटेड बाय अदर्स। They have attempted to overcome this situation by adopting a range of strategies in their long history. उन्होंने देखिए जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उन्होंने अपनी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट करे हैं। फाइन, जैसे कि जो हमने अपने रिलीजियस फॉर्म्स देखें, जो हमने अपने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में भी पढ़ा था। तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो मेजॉरिटी सोसाइटी होती है वो जो माइनॉरिटी सोसाइटी होती है उसको क्या करती है, डोमिनेट करती है। रिलीजियस सोलेस एंड आर्म स्ट्रगल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, दीज अपीयर्स टू बी वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, स्ट्रगल करना, ठीक है, इकोनॉमिकली अपने आप को अपलिफ्ट करना। तो ये सब क्या है, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो इन विच ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़, जैसे आदिवासी, दलित, मुस्लिम्स, वुमेन एंड अदर मार्जिनल ग्रुप आर्ग्यूज दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अब जो मार्जिनलाइज जो एक तरीके से लोग हैं उनमें कौन कौन बिलोंग करता है बेसिकली, एक तो आदिवासी बिलोंग करते हैं, ठीक है, दलित, मुस्लिम, वुमेन, ठीक है, ये सब किस में बिलोंग करते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी में, क्योंकि इनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, एक तरफा कर दिया जाता है सोसाइटी में। अब हम देखेंगे कि हाउ राइट्स आर translated into laws to protect groups from continued exploitations, and we will also look at the government's efforts to formulate policies to promote the access of these groups to development. अब हम इसमें ये इस चैप्टर में ये भी देखने वाले हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने कितने एफर्ट किए हैं कि ताकि जो ये लोग हैं अपने जो राइट्स हैं उनको ले सकें, ठीक है, और अपनी जो उनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, जितने उनके लिए एफर्ट करने चाहिए वो सब कैसे किए गए हैं। अब पहला इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है कि जैसे हमने देखा है इस चैप्टर के जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स कहीं से कहीं तक भी हैम्पर ना हो, उनके साथ किसी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियन इक्वली, और ये जो राइट्स हैं वो सभी इंडियंस को बराबर ही मिले हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों को राइट्स मिले हुए हैं और कुछ लोगों को राइट्स नहीं मिले हैं, नहीं, ये राइट्स क्या होते हैं, सभी के लिए इक्वली इम्प्लीमेंट होते हैं। दीज राइट्स दे हैव, और जो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, एज फार एज मार्जिनलाइज आर कंसर्न, दे हैव ड्रॉन दीज राइट्स इन टू वेज। अब जो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो लोग हैं इन्हें ऐसा नहीं है कि जो राइट्स हैं वो ईजिली मिल गए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, अपने राइट्स को लेने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को भी लेने के लिए बहुत सारे जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और ये कैसे हुआ है, जैसे हम पहले देखेंगे दैट पहला अगर हम देखें, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम।
सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने सरकार को फोर्स करा कि ये देखा जाए कि इनके साथ कितना ज़्यादा इनजस्टिस होता आ रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। देखिए पहले तो ये भी नहीं पता होता था कि जो वुमेन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, ठीक है, दलितों के साथ इतना बर्ताव किया जा रहा है, तो क्या ये गलत भी है। पहले तो यही चीज़ देखी गई कि गलत, हमने गलत को देखा सबसे पहले, ठीक है, कि गलत हो क्या रहा है। जब गवर्नमेंट ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करा तब जाके ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो इन लोगों को मिलने शुरू हुए। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने भर से नहीं होता है, ठीक है। दूसरे ये जब तक ये जो राइट्स हैं ये प्रैक्टिकली सबको इम्प्लीमेंट सब पे नहीं किए जाएंगे तब तक इन राइट्स का कोई मतलब नहीं है। अब हम दूसरा देखेंगे, दैट दे हैव इंसिस्टेड द गवर्नमेंट टू एनफोर्स दीज लॉज। अभी लॉज जो जितने बनाए गए हैं वो सिर्फ बनाने भर से नहीं होते हैं, उनको इन्फोर्स भी किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। इन सम इंस्टेंसेस द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब जैसे जो एक आर्टिकल 17 हमने बहुत बार देखा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है दैट जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है कि हम इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है, हम किसी इंसान को, देखिए सभी लोग बराबर हैं, किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इट इज़ अनटॉलरेबल। तो अनटचेबिलिटी को इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल ही एबॉलिश कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 17। कि पहले क्या होता था कि जैसे जो दलित लोग हैं उन्हें टेंपल में नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, पब्लिक फैसिलिटी वो लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इन सबको ही देखते हुए ये कहा गया कि दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हैंस इट इज़ अ पनिशेबल क्राइम नाउ। अगर आज की डेट में किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो ये क्या है, ये पनिशेबल क्राइम है। अब हम अगला देखेंगे आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल 15 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें कहा गया कि नो सिटीज़न ऑफ इंडिया, प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, किसी भी सिटीज़न जो इंडिया का सिटीज़न है उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कि किसी भी जाति के तौर पे, ठीक है, जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, ठीक है, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। Therefore, Dalits can invoke or draw on the fundamental rights in situations where they feel that they have been treated badly। तो ये क्या देखा गया, जो दलित लोग हैं उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक करवाया, ठीक है, वो लोग भी इन्वोक कर सकते हैं इसको जिनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव हो रहा है। They have drawn the attention of the government to India to the constitution demanding that government abide by it and do justice to them। तो जैसे कि जब दलितों ने जब सरकार को इस चीज़ के लिए थोड़ा उनका ध्यान इस तरफ आया कि इन लोगों के साथ भी बुरा बर्ताव हो रहा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए लॉज बनाए गए हैं। अब वो लॉज क्या हैं वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। अब लाइकवाइज अदर minority groups have drawn on the fundamental rights section of our constitution। They have particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational rights। अब इन्हें क्या कहा गया कि इनके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम है, किस चीज़ की, रिलीजन, कल्चर और एजुकेशन राइट्स, कि किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, और इनके पास क्या है, शिक्षा का अधिकार है, एजुकेशन राइट्स है। अब हम देखेंगे कि इसमें जैसे बताया गया जो लाइक मुस्लिम्स हैं, पारसीज़ हैं, हैव द राइट टू बी गार्जियन ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर एज वेल एज राइट टू मेक डिसीजन ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व्ड। Thus, by granting different forms of cultural rights, the Constitution tries to ensure cultural justice to such groups। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोशिश करी गई है कि किसी भी कल्चर के साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस ना हो,
सबको ही जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाए। अब आता है हमारे लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। अब जो हम मार्जिनलाइज्ड लोगों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं वो हम देखेंगे। जो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या बनाए हैं, लॉ बनाए हैं। दीज आर द पॉलिसीज और द स्कीम दैट इमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप द committee or by undertaking a survey etc. The government then make an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific groups. जैसे सर्वे करे गए, ठीक है, इन लोगों को ध्यान में रखते हुए सर्वे करे गए, कमेटी बनाई गई और इन सब के लिए क्या करे गए, पॉलिसी बनाई गई ताकि इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अवसर मिले। अब देखेंगे हम प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। As a part of their effort to implement the constitution, both state and the central government create specific schemes for the implementation in tribal areas and in areas that have a high Dalit population. तो अब क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ने ही क्या करा है, एक स्पेसिफिक स्कीम जो क्रिएट करी गई है, जो किसके लिए करी गई है, जहाँ पे हाई दलित पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दलित लोग रहते हैं, उनके लिए स्कीम्स प्रोवाइड करी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर द फ्री एंड सब्सिडाइज्ड hostels for the students of Dalit and Adivasis community so that they can avail of education facilities that may not be available in their localities. तो क्या देखा गया कि जैसे जो दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो इनके बच्चों के लिए क्या गया, सब्सिडी प्रोवाइड कराई गई, ठीक है, इनको कम पैसों में हॉस्टल प्रोवाइड कराए गए, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई जो इनके एरिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन एडिशन टू दिस द प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज़, द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट कॉन्क्रीट स्टेप्स आर टेकन टू एंड इंक्वायरी इन दिस सिस्टम। अब देखिए, इन सबको करने के लिए ये देखा गया कि किस तरीके से अपनी जो इनके लॉज बनाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके। देखिए, लॉज बनाने भर से कुछ नहीं होता, वो एक्चुअल जब तक वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे उनकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती है। इसमें हम पहला लॉ देखेंगे, रिजर्वेशन। हमने सुना होगा कि देखिए रिजर्वेशन होती है सबके लिए, जो शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो बिलोंग करते हैं, तो इन सब के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है, रिजर्वेशन का, ठीक है। इस समय हम रिजर्वेशन का देखेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी टुडे इज़ बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेंशियस। अब जो रिजर्वेशन है वो किस में दी गई है, एजुकेशन में दी गई है, ठीक है। दूसरा, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उसमें ये रिजर्वेशंस का प्रोविज़न रखा गया है, किसके लिए, और ये प्रोविज़न किसके लिए रखा गया है, दलित लोगों के लिए रखा गया, आदिवासी लोगों के लिए रखा गया है, ताकि इन्हें क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, नए नए स्किल्स सीखने की मिले, ठीक है, और गवर्नमेंट में ये लोग काम कर पाएँ। और जैसे जो दलित लोग हैं वो किस में आते हैं, ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, तो इन सब के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी रखी गई है। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास भी अपनी एक लिस्ट है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है ना हर कोई जाके कह देगा कि हमें रिजर्वेशन दे दो, हमारी गवर्नमेंट के पास भी एक पर्टिकुलर लिस्ट तैयार है कि कोई जो लोग आएंगे इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू इट्स लिस्ट स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दोज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट एंड ट्राइबल स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइबल सर्टिफिकेट। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जाएंगे और उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा, इन्हें अपने जो कास्ट है उसका एक प्रूफ रखना होता है, उसको हम बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। उस कास्ट सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट कौन कौन बनवा सकता है, जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है इन लोगों को, ताकि इन्हें इस तरीके की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका फ़ायदा देखने को मिले, इसका बेनिफिट मिले उन्हें।
अब आता है जैसे मेडिकल कॉलेजेस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया। आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं तो वो एससी कम्युनिटी के लिए अलग होते हैं, एसटी के लिए अलग होते हैं, ठीक है, ओबीसीज़ के लिए अलग होते हैं। तो इन सब की अलग अलग कट ऑफ आती है जो हम गवर्नमेंट में देखते हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप्स मिलती हैं इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब हम आगे जो मेन चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे हम करेंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। अब हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज़। अब इनको इनकी जो राइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करा गया है, जैसे कि जो उन लोगों की उनके जो लॉज हैं उनके साथ उनको इम्प्लीमेंट करा जाए, उनको किसी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन ना हो अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनल कम्युनिटीज़। अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको ध्यान से सुनिएगा। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स अगेंस्ट एक्ट 1989। तो देखिए ये एक्ट कब बनाया गया, 1989 में बनाया गया इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स दैट मेड बाय द दलित्स एंड अदर्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली दैट इल ट्रीटमेंट एंड द ह्यूमिलिटेशन। जो इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, ठीक है, इन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था। तो इन सबको देखते हुए जो दलित लोगों ने डिमांड करी कि उनके लिए एक एक्ट बनाया जाए। ये एक्ट कब बनाया गया, 1989 में बनाया गया। दलित एंड ट्राइबल ग्रुप्स फेस इन एन एवरीडे सेंस, ठीक है, जब इनके साथ बुरा बर्ताव होने लगा, दलित ग्रुप्स केम इनटू बीइंग एंड asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. देखिए जब इन लोगों के साथ इन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाने लगा तब उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने अपने राइट्स को लेने के लिए, इक्वली ट्रीट करने के लिए ये एक्ट तैयार किया गया। दिस रिजल्टेड इन द मोर powerful caste unleashing violence against them. In order to indicate the government that untouchability was still being practiced and in most hideous manner, Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalits and prescribe stringent punishment for those who indulge in them. देखिए जैसे मैंने बताया आपको आर्टिकल 17 के बारे में, जिसमें हमारी अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन स्टिल कहीं भी आज भी कहीं ना कहीं ये प्रिवलेंट है। तो जो भी इन सब कामों में इंडल्ज होते हैं तो उनके साथ क्या है, उन्हें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है, ठीक है, उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी जो भी इस चीज़ अनटचेबिलिटी को फॉलो करेगा। लाइकवाइज 1970-1980 आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स। तो अब उसके बाद क्या देखा गया, जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने भी अपने राइट को इक्वली अवेल करने के लिए डिमांड रखी कि और जो उनके लैंड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन्हें वापस करे गए। दे हैड ऑल्सो फेस द एंगर ऑफ द पावरफुल सोशल ग्रुप्स एंड वर सब्जेक्ट टू द ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। तो जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनसे भी क्या हुआ, उनकी ज़मीनें छिन गई, ठीक है, जैसे जो इलिटरेट लोग होते हैं उनसे क्या लगवाते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं और उनको उनकी लैंड भी नहीं देते हैं, उनको इतना मुआवजा भी नहीं मिलता। तो इस सब से क्या है, बेसिकली उनके राइट्स तो हैम्पर हो ही रहे हैं, जो उनका बेसिक लाइवलीहुड है, उनके फॉरेस्ट है, उनकी लैंड है, वही छीन जा रही है, ठीक है। तो अब इसको देखते हुए इनके लिए भी एक एक्ट बनाया गया। दिस इज़ वाई दिस एक्ट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स, सम ऑफ विच टू हॉरेबल इवन टू कंटेम्पलेट, ठीक है। जो हम ड्रीडफुल डीड्स देखेंगे ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ, इन दिस सेंस लॉज सच एज these seek to both punish as well as influence the way we think and act. The act distinguish several levels of crime. Firstly, जैसे इसमें बहुत सारे लेवल बताए गए हैं क्राइम्स के, ये एक्ट में जितनी जो ये एक्ट बनाया गया है इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है। पहला देखेंगे हम द लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन, किस तरीके से उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता है, जिसमें फिजिकली और मोरली दोनों इंक्लूड करा गया है, ठीक है। जैसे एंड सीक्स टू पनिश दोज हु फोर्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू ड्रिंक एंड ईट एनी इनएडिबल और एबनॉक्शियस सब्सटेंस। जैसे इन कुछ लोग जैसे कुछ करते हैं ना कि जो शेड्यूल कास्ट के, कुछ शेड्यूल ट्राइब के लोगों को
कुछ भी ऐसे खाने या पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है कि फोर्सिबली रिमूव क्लोथ्स, उनके कपड़े उतरवाने के लिए भी हम उसने फोर्स नहीं कर सकते हैं। अब आता है दूसरा आता है इट एक्शन दैट डिस्पोज दलित्स एंड आदिवासीज टू मर्ज रिसोर्सेज एंड फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर। जैसे पहले ना स्लेव की तरह उनके साथ बिहेव किया जाता था। ठीक है। उनको बंदी बना लिया जाता था, अपने घर में कैद कर लिया जाता था। तो ये सब भी बैन है। wrongfully occupies और कल्टिवेट एनी लैंड ओन्ड और अलॉटेड टू, उनकी लैंड छीन लेते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, उनकी फॉरेस्ट, उनका लैंड, उनकी लाइवलीहुड छीन लिया। तो ये सब क्या है, ये सब भी इस एक्ट में मना है। अब हम देखेंगे एट अनदर लेवल द एक्ट रिकॉग्नाइज दैट क्राइम्स अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन। अब औरतों के ऊपर जो जैसे उनके साथ बिहेव, गलत बर्ताव किया जाता था, तो वो सब भी एक क्राइम के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट है कि एनी वुमेन बिलोंग टू SC एंड ST ट्राइब इंटेंड टू डिसऑनर, उनके साथ किसी भी तरीके की बदसलूकी नहीं की जाएगी, किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के में जो वुमेन बिलोंग करती है उनके साथ। अब आता है हमारा आदिवासी डिमांड्स एंड 1989 एक्ट। अब इस ये क्या क्या जो ये 1989 एक्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसमें देखा गया है कि आदिवासी एक्टिविस्ट रेफर टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वर ट्रेडिशनली देयर्स। देखिए जो उनके जो लैंड है, उनके जो ट्रेडिशन है, ठीक है, उनको डिफेंड किया गया है। जो उनके वो शुरू से जो ट्रेंड फॉलो करते आ रहे हैं, उनका ट्रेडिशन जो अपने अपने फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनको सबको भी डिफेंड करा गया है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा गया कि जो आदिवासीज हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया, उनसे उनकी जो ज़मीन थी वो छीन ली और उन्हें फोर्सिबली डिस्प्लेस कर दिया, उनको अपनी जगह से हटा दिया गया। दे हैव ऑल्सो pointed to the fact that this act merely confirms that what has already been promised to the tribal in the constitution, that land belong to the tribal people cannot be sold to abroad by non-tribal people। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ट्राइबल्स की जो लैंड है वो नॉन ट्राइबल पीपल नहीं खरीद सकते। इन केसेस वेयर दिस हैपन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट द राइट ऑफ द पीपल टू द रीपोजेस देयर लैंड। अगर कुछ लोग खरीदते भी हैं तो उन जो ट्राइबल पीपल के जो राइट्स हैं वो हैम्पर ना हों। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है कि दे हु अलाउ नॉन ट्राइबल encroachers in the form of timber merchant, paper mills to exploit their tribal land and forcibly evict tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest are reserved or as sanctuaries। अभी देखा जाता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें क्या बना देते हैं, रिजर्व कर देते हैं सेंचुरीज़ के लिए। ठीक है। तो जो जंगल काट दिए जाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो इनका जो ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, जो इनका जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बेसिकली इनका ट्रेडिशन ही तो है, तो वो सब अगर छीन लिए जाते हैं तो उनको फोर्सिबली वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर देम टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर। अगर उनसे उनकी ज़मीन अगर तुम ले भी रहे हो तो उनको कहीं और किसी और जगह पे रहने की जगह दी जाए और उनको काम करने के लिए दिया जाए। अब इसमें हम कंक्लूजन देखेंगे कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट ऑन द लॉ इवन अ पॉलिसी और पेपर डजंट मीन दैट इट एग्जिस्ट इन अ रियलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ लिखने भर से, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने भर से कुछ नहीं होगा जब तक वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। पीपल हैड टू constantly work on make efforts to translate these into principles that guide the actions of their fellow citizens or even their leaders. The desire of equality, dignity and respect is not new. Similarly, even in democratic society, similar processes of struggle, writing and negotiations and organizing need to continue. तो ये सब क्या है, ये हमने अपनी हिस्ट्री से ही देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे स्ट्रगल्स चलते आ रहे हैं, नेगोशिएशन चलती आ रही हैं और ये आज भी कंटिन्यू है। तो इस चैप्टर में इतना ही है।
हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 लेकर आएंगे। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।